मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में संधि टॉपिक में भाग 2 में संधि के प्रकार देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 देखा था जिसमें संधि से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे थे, और आज हम लोग संधि टॉपिक भाग 2 में संधि के प्रकार को जानेंगे। तो चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम लोग आज संधि के प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं? संधि के प्रकार। तो मित्रों संधि के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार से होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि संधि के कितने टाइप होते हैं, संधि के 3 टाइप होते हैं, अर्थात संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है हमारी स्वर संधि। क्या है स्वर संधि? मित्रों स्वरों को ही हम लोग अच कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी हमारे जो संस्कृत में स्वर हैं वो 9 स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं, इसीलिए हम इसे स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो कहाँ पर हमारी अच संधि होती है मित्रों? जब स्वर के बाद स्वर आए तो हमारी स्वर संधि होगी। जब 2 स्वरों के निकट आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को ही स्वर संधि कहते हैं। आगे और भी जानते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर है हमारा इति प्लस अलम। तो यहाँ पर इति हम संधि कैसे देखते हैं? यहाँ पर 2 शब्द हैं, पहला है इति, दूसरा है अलम। तो इति जो पहला शब्द होता है इसका अंतिम वर्ण देखते हैं, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण देखते हैं। तो मित्रों जो हमारा इति का जो अंतिम वर्ण ता है, और ता पर छोटी ई की मात्रा है जो हमारा स्वर है, और अलम का जो पहला वर्ण आ है ये भी स्वर है। यहाँ पर स्वर के बाद स्वर आया है मित्रों, तो ई के बाद आ आया है, असमान वर्ण आया है, तो ई के स्थान पर या हो गया है। इति प्लस अलम इत्यलम हो गया है। ऐसे ही मित्रों कवि प्लस इंद्रा, तो ई के बाद ई आई है, यहाँ पर भी दीर्घ ई हो गई है, तो कवि इंद्रा। और नर प्लस ईसा, नर के रा में छोटा आ है जबकि ईशा में ई है, तो आई मिलके आ और ई मिलके ए आदेश होता है मित्रों। तो हमारा हो गया है नरेशा है, नर प्लस ईसा नरेशा। और उसके बाद है तब प्लस एव, तब के वा में छोटा आ है जबकि ए तो है ही, तो आ और ए मिलके ऐ होता है मित्रों। तब प्लस एव बराबर तवैव हो गया है। उसके बाद है पो प्लस इत्रम, पो के पो में मित्रों ओ है और इत्रम का ई, दोनों स्वर हैं तो मिलकर अवि पवित्रम, पो प्लस इत्रम पवित्रम हुआ है। अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि है। और भी जानते हैं आगे मित्रों। यहाँ पर है स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आते हैं। तो मित्रों हम लोग ये स्वर संधि संधि में स्वर संधि देख रहे हैं। हम जो ये मित्रों टॉपिक पढ़ रहे हैं ये विजय भव पुस्तक से लिया गया है, जो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री शरद भूषण सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आगे देखते हैं मित्रों हम लोग। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि। मित्रों व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि को हम लोग हल भी कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत ही संपूर्ण व्यंजन आते हैं, इसीलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। तो मित्रों हल संधि कहाँ पर होती है? अर्थात व्यंजन के बाद या तो स्वर आए तो व्यंजन संधि होगी, या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आने से भी व्यंजन संधि होती है। 2 कंडीशन में ही व्यंजन संधि होती है। आगे देखेंगे। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं मित्रों। आगे देखेंगे हम लोग। संक्षेप में व्यंजन या हल के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पर है वाक प्लस ईसा, तो वाक में मित्रों का जो हलंत है अर्थात हल शब्द है, और ईशा का ई जो अच है मित्रों, वाक का हल है जबकि ईशा का ई जो है वो अच है। तो यहाँ पर हल के बाद अच आया है,
तो बाघ प्लस ईसा, बागीसा, यहाँ पर प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हुआ है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर केवल एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो बाघ प्लस ईसा, वागीसा। और नेक्स्ट है जगत प्लस ईसा, जगदीसा। ता हल है और ई अच है, इसीलिए हल के बाद अच आया। यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, जगत प्लस ईसा, जगदीसा। यहाँ पर भी तीसरा वर्ण हुआ है मित्रों। आगे है तत् प्लस लया। क्या है? तत् प्लस लया। तत् का तावी मित्रों हल है और लया का लावी हल है। हल के बाद हल आया, फिर भी हल संधि अर्थात व्यंजन संधि हुई है। तत् प्लस लया बराबर तल लया। आगे देखेंगे हम लोग मित्रों, यहाँ पर सत प्लस जना। तो तावी हल है और जना का जावी हल है। तो हल के बाद हल आने से भी हल संधि अर्थात व्यंजन संधि होती है। सत प्लस जना, ता था जा तीसरा वर्ण हुआ सज्जना। तो स्पष्ट है कि उपयुक्त उदाहरणों में व्यंजन के बाद स्वर अथवा तो स्वर अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए, अतः यहाँ व्यंजन संधि है। मित्रों तीसरी हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि। क्या है? तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहाँ पर होती है मित्रों? यदि विसर्ग के बाद या तो स्वर आए भैया, या तो विसर्ग के बाद स्वर आए तो विसर्ग संधि होगी, या फिर विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए तो भी विसर्ग संधि होगी। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी अक्षर विसर्ग से प्रारंभ नहीं होता है। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार या परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कही जाएगी। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं। आगे मित्रों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है आपका कि संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि कहते हैं। आगे मित्रों हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ बालकाः प्लस गच्छति। तो मित्रों विसर्ग के बाद गा अर्थात व्यंजन आया है, तो बालकाः प्लस गच्छति यहाँ पर हो गया बालको गच्छति, विसर्ग के बाद व्यंजन आया है। नेक्स्ट है नमः प्लस करोति। विसर्ग के बाद का आया है, तो नमस करोति हुआ है, विसर्ग के बाद व्यंजन आया है। नमः प्लस करोति, नमस करोति। और नेक्स्ट है मित्रों अलिहि प्लस अयम। तो विसर्ग के बाद आ जो आया है वो स्वर है, तो क्या हो गया अलिरयम। अली प्लस अलम, अलिहि प्लस अयम, अलिरयम। तो यहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से, यहाँ पर विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से क्या है मित्रों, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन हुआ है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उसे हम लोग जो है विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है अतः विसर्ग संधि है। तो हम देख चुके हैं विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों हम लोग, अब मित्रों हम देखेंगे, हमने 3 प्रकार की संधि देखी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग आइए विस्तार से स्वर संधि को जानेंगे। स्वर संधि को अच भी कहते हैं, अच संधि कहते हैं। अच संधि इसीलिए कहते हैं कि सारे स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों पूर्व तथा पर अर्थात पहला अथवा अंतिम, पूर्व तथा पर यानी वाद वाला, पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर है हिम प्लस आलया। मित्रों हिम के माँ में छोटा आ है और आलय के प्रारंभ में आ है, तो आ के बाद स्वर आया है, आ के बाद आ अर्थात स्वर के बाद स्वर आया है। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। और मित्रों नेक्स्ट है उप प्लस इंद्रा। तो उप के पा में छोटा है जबकि इंद्रा में ई है, तो उप प्लस इंद्रा यहाँ पर हो गया है उपेंद्रा। तो यहाँ पर मित्रों आ और ई मिलने से ए का निर्माण होता है। तो स्पष्टीकरण है, यहाँ पूर्व वर्ण है हिम के माँ में विद्यमान छोटा आ तथा पर वर्ण है आलय का आ। तो इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में उप के पा में विद्यमान छोटा आ तथा पूर्व वर्ण है तथा इंद्रा का ई पर वर्ण है, तथा यहाँ पर भी स्वर संधि है। तो मित्रों हम लोगों ने आज संधि के प्रकार जाने। संधि के 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और
विसर्ग संधि। तो मित्रों कल हम लोग जो है स्वर संधि के भेदों को विस्तार से देखेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।